आज 13 दिसंबर की कुछ मुख्य कानूनी खबरों पर नजर डालते हैं। ताज़ा खबरें। गैंगरेप हत्या के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस बेला त्रिवेदी ने खुद को अलग किया। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण व्यवस्था को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर करने पर एलएलएम स्टूडेंट को फटकार लगाए। शिवसेना में दरार। उद्धव गुट ने नबाम रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच को रेफर करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को दी अग्रिम जमानत। अब चारों खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिल्किस बानो की याचिका। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला त्रिवेदी ने मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष रिट याचिका लिस्ट हुई, लेकिन जब मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस रस्तोगी ने याचिकाकर्ता की वकील एडवोकेट शोभा गुप्ता को जस्टिस त्रिवेदी के इस सुनवाई से अलग होने के बारे में बताया। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें जिसका हम में से कोई हिस्सा नहीं हो। इसके बाद गुप्ता ने शीतकालीन अवकाश में कोर्ट बंद होने से पहले मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। दरअसल जस्टिस त्रिवेदी को 2004-2006 के दौरान गुजरात सरकार के कानून सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। इस संबंध में यह जानना जरूरी है कि जस्टिस रस्तोगी की अगुवाई वाली पीठ ने मई 2022 में फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार के पास छूट के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था। आरक्षण व्यवस्था को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एलएलएम स्टूडेंट को आरक्षण व्यवस्था को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर करने पर फटकार लगाते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया और इस पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस याचिका को लिस्ट किया गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि याचिका प्रचार पाने के लिए दायर की गई प्रतीत होती है। उन्होंने दोहराया कि इस तरह की याचिका दायर करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सीजेआई ने आगे कहा, याचिका प्रक्रिया का दुरुपयोग है, कोई वैध आधार नहीं है। इसके बाद वकील ने याचिका को वापस लेने की मांग की और तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया। शिवसेना में दरार मामला। शिवसेना पार्टी में दरार से जुड़े मामलों में उद्धव ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने पेश किया कि मामले में नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर में संविधान पीठ द्वारा दिए गए 2016 के फैसले की सत्यता पर विचार करने के लिए 7 जजों की बेंच को रेफर करने की जरूरत है। दरअसल नबाम रेबिया में 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि एक स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है जब उसे हटाने का प्रस्ताव लंबित हो। इसी को रेफर करते हुए सिब्बल ने 5 जजों की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि नबाम रेबिया में निर्धारित इस प्रस्ताव की शुद्धता संविधान पीठ को संदर्भित मुद्दों में से एक है। 5 जजों में, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा शामिल थे। खंडपीठ ने मामले को 10 जनवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। 23 अगस्त 2022 को भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस एन.वी. रमना के नेतृत्व वाली 3 जजों की खंडपीठ ने शिवसेना में राजनीतिक दरार से उत्पन्न मुद्दों को एक संविधान पीठ को संदर्भित किया था। निम्नलिखित 11 मुद्दों पर विचार किया जाना है। 1. क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें नबाम रेबिया में न्यायालय द्वारा आयोजित भारतीय संविधान की अनुसूची X के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है? 2. क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका उच्च न्यायालयों या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करती है, जैसा भी मामला हो? 3. क्या कोई न्यायालय यह मान सकता है कि किसी सदस्य को उसके कार्यों के आधार पर अध्यक्ष के निर्णय की अनुपस्थिति में अयोग्य माना जाता है? 4. सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की क्या स्थिति है? 5. अगर अध्यक्ष का यह निर्णय कि किसी सदस्य को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, शिकायत की तारीख से संबंधित है, तो अयोग्यता याचिका के लंबित होने के दौरान हुई कार्यवाही की स्थिति क्या है? 6. 10वीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ा है? 7. विधायी दल के विप और सदन के नेता को निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष की शक्ति का दायरा क्या है? 8. 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में परस्पर क्रिया क्या है? 9. क्या इंट्रा पार्टी प्रश्न न्यायिक समीक्षा के अधीन है? इसका दायरा क्या है? 10. किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति और क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है? 11.
किसी पार्टी के भीतर एक पक्षीय विभाजन को रोकने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है? राज कुंद्रा को दी अग्रिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न वीडियो मामले पोर्नोग्राफी केस में नोडल साइबर पुलिस स्टेशन, बांद्रा में दर्ज कई एफआईआर में राज कुंद्रा और अन्य सह आरोपियों को अग्रिम जमानत दी। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महाराष्ट्र राज्य ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध नहीं किया, इसलिए आवेदन को अनुमति दी। कोर्ट ने आदेश दिया, सामान्य एफआईआर ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन दायर किए हैं। अग्रिम जमानत की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इनकार किया था। हालांकि अंतरिम सुरक्षा के आदेश दिए गए थे। हमने वकीलों को सुना। प्रतिवादी राज्य के वकील निम्नलिखित रुख अपनाएंगे। अग्रिम जमानत देने के लिए अदालत इच्छुक है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उनकी उपस्थिति आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता सहयोग करेंगे। पक्षों को सुनने के बाद हम कहते हैं कि ये ऐसे मामले हैं जहां याचिकाकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें पूरा सहयोग करना चाहिए। ट्रायल कोर्ट को अनिवार्य रूप से इसे एक शर्त के रूप में शामिल करना चाहिए। यह थी आज की 4 मुख्य कानूनी खबरें। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।